हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में बात की थी डाययूरेटिक्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से नेफ्रॉन से नॉर्मली जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और हमारा जो बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो वाटर है, वो दोबारा रीएब्जॉर्ब कैसे कैसे होता है और कौन कौन से पार्ट से स्पेसिफिकली कितने परसेंटेज में वो रीएब्जॉर्ब होता है। तो अब बात करेंगे हम कि हमारी जो डाययूरेटिक्स ड्रग्स हैं वो किस तरीके से यहाँ एक्ट करती हैं और कितनी उसकी क्लासिफिकेशंस है। बेसिकली अगर बात की जाए उसकी क्लासिफिकेशन की तो उसको 5 क्लास में बांटा गया है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। सबसे पहले जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो गए, आपके थायजाइड डाययूरेटिक्स हो गए, आपके लूप डाययूरेटिक्स हो गए, आपके ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हो गए और पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स हो गए। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी ड्रग्स जो हैं अपने अपने पोर्शन पे एक्ट करके हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैनिटॉल, यूरिया, ग्लिसरीन एंड डोसॉर्बाइड। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, ये क्या करते हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल जो हमारे नेफ्रॉन के जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको रीएब्जॉर्ब नहीं होने देते। किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस पोर्शन को जूम कर लें मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा ब्लड वाला पार्ट होगा जहाँ से हमारे जो कंपोनेंट्स है वो रीएब्जॉर्ब होंगे ब्लड के अंदर। ये हमारा ट्यूब्यूल ल्यूमन है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इधर आप देख सकते हैं H2O जो वाटर के ज़्यादा जो पार्ट है, ज़्यादा अमाउंट जो वाटर है वो हमारे ट्यूब्यूल के अंदर है और इधर सिर्फ आपको मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा इसके मुकाबले में। तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये यहाँ से इधर ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, जो कि करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि क्या हो रहा था, यहाँ से हमारा जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होता है। तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें उसको वहीं रोक के रखना है ताकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए, जो वाटर है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होते हैं वो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेड कलर की डॉट्स नज़र आ रही हैं, ये क्या है, ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स के सॉल्यूट्स हैं। वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा था इन सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, तो यहाँ पे क्या है, ये जो सॉल्यूट्स हैं वो उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसके बाद जो आपके ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रीएब्जॉर्ब हो रहे थे, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होना बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादा रिटेन रहेंगे और वो सीधे सीधे साइकिल जैसे चलेगी, वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा तरीका देखिए, ये जो आपका सोडियम था, कुछ परसेंट सोडियम पे भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने भी, जैसे भी हमारे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखने की कोशिश करते हैं। तो अंदर जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर क्या करते हैं, ये दे इंक्रीज द ऑस्मोलिटी इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, तो उस मैकेनिज्म से भी ये क्या करेगा, उसको वहाँ पे रोक के रखता है। दूसरा क्या है, जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, तो वाटर हो गया, इन सबको यहाँ से एक्सक्रीट आउट कराने में ये इस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आगे चल के देखते हैं जो हमारा अगला मैकेनिज्म है किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम बात की थी, दैट इज योर थिक असेंडिंग लिम्ब, TAL। इसमें क्या है, यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अब इसमें क्या है, सोडियम, पोटेशियम और 2 आयन आपके क्लोराइड, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहे थे ब्लड के अंदर। इसको अगर थोड़ा सा जूम करके हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका ल्यूमन पार्ट हो गया, ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी ब्लड हो गया। तो ये जो ट्रांसपोर्टर था, ये ट्रांसपोर्टर क्या है, इन तीनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था ब्लड के अंदर, दैट मीन्स रीएब्जॉर्प्शन करा रहा था इन तीनों की ब्लड के अंदर। अब क्या होगा, हमें इसको सोडियम को यहीं ल्यूमन के अंदर रोक के रखना है। अब ल्यूमन में जब सोडियम रुकेगा, वाटर तभी यहाँ रुकेगा, उसी की वजह से जो आउटपुट है हमारा यूरिन का वो इंक्रीज होगा। अब ये काम कैसे होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली काम करते हैं आपके लूप डाययूरेटिक्स। तो लूप डाययूरेटिक्स का क्या काम होता है, वो यहाँ पे जाके आपके 2Cl जो आयंस थे, ये क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से क्लोराइड आयंस की जो रीएब्जॉर्प्शन थी वो रुक जाएगी। अब जैसे ही नाम से पता चल रहा था, ये को ट्रांसपोर्टर है, सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं, ये अकेले उसको नहीं भेज रहा था। अगर एक भी इनमें से कोई रुकेगा तो सारे के सारे यहीं पे ही रिटेन रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपका इनडायरेक्टली सोडियम जो है वो भी ल्यूमन के अंदर ही रुकता है।
अब सोडियम अंदर रुका, दैट मीन्स वाटर भी इसी के पीछे पीछे यहीं पे रुक जाएगा, जो कि लगभग 25% होता है। तो 25% सोडियम यहाँ पे ही रिटेन रह जाएगा, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो यहाँ पे ज़्यादा रिटेन रहेगा, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होगा। उसके बाद देखें इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स थे लूप डायरेटिक्स के, फुर्जेमाइड, टॉर्सेमाइड और ब्यूमेटानाइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ड्रग्स हैं जो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्ट करती हैं एज अ डायरेटिक्स। अब बात करते हैं हम अगले पोर्शन की, जो आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है। उसमें क्या था, एक सिम्पोर्टर था, NaCl सिम्पोर्टर। वो क्या कर रहा था, वो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को यहाँ से प्रमोट कर रहा था, जो ट्रांसपोर्टर, जो सिम्पोर्टर था हमारा। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन अगर यहाँ से होगा तो वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा उसके साथ साथ। यहाँ पे लगभग 5% जो आपका रीएब्जॉर्प्शन चलता है, लेकिन अब यहाँ पे भी हमें सोडियम को यहाँ अंदर रिटेन करके रखना है, जिसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी रुक जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी थायाजाइड डायूरेटिक्स काम करती हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे सोडियम को ब्लॉक कर देंगे, तो सोडियम अंदर रिटेन रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वाटर है वो भी अंदर ही रहेगा और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर इनको ज़्यादा डोज में या रेगुलरली लिया जाए तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये एसिडोसिस कॉज कर सकते हैं या आपको गाउट तक कॉज करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड है उसको ज़्यादा अंदर बॉडी में रिटेन करके रखते हैं, क्योंकि जब सोडियम अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो जो बाकी के पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता। सो इट कैन लीड टू गाउट ऑल्सो। तो उसके बाद अगर बात करते हैं हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको अगर हम जूम करके देखें वहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा था सोडियम पोटेशियम का। देखिए ये मेम्ब्रेन हो गई, ये ल्यूमन होगा, ये ब्लड हो गया। तो जैसे ही सोडियम रीएब्जॉर्ब होने के लिए इसके अंदर एंट्री करता है, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। वो क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टर सोडियम को बाहर डालेगा, मतलब रीएब्जॉर्ब करा देगा ब्लड के अंदर, और यहाँ से पोटेशियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा आपके ल्यूमन के अंदर। लेकिन ये क्या करते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग जो होते हैं, ये आके इस सोडियम के जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक कर देंगे स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये ट्रांसपोर्टर जो है अकेले सोडियम को बाहर नहीं भेज पा रहा, तो यहाँ से जो आपका पोटेशियम है उसकी भी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी इनडायरेक्टली। तो इसलिए यहाँ पे पोटेशियम का इन्फ्लक्स रुक रहा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इसने सोडियम के आउटफ्लक्स रोक दिया। तो क्या होगा, ये वाटर इसके पीछे पीछे जाना था, अब यही अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे कि वो यहीं पे ही रिटेन रह जाएंगे और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एमिलोराइड हो गया, ट्राइमटेरिन हो गया। तो ये स्पेसिफिकली इस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। और जो आपके अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में एक स्पेसिफिक एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन, ये क्या करता है, ये तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह एक्ट कर रहे हैं ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। एक स्पेसिफिक है जो आपके एल्डोस्टीरोन इनहिबिटर्स की तरह काम करता है, वो भी इनडायरेक्टली ये जो पोटेशियम है आपका इसी की एब्जॉर्प्शन को रोक रहा था। मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही थी आपकी कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम की, उसको ब्लॉक कर देगा। इसलिए ये भी पोटेशियम स्पेयरिंग की कैटेगरी में आता है, बट स्पेसिफिकली एल्डोस्टीरोन इनहिबिटर्स कहा जाता है इसे। तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टीरोन यहाँ पे क्या कर रहा था, एल्डोस्टीरोन का काम भी यही है, नॉर्मल जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर बैलेंस है, तो उनको मेंटेन करके रखता है ब्लड में। अगर ज़्यादा कम हो तो ये एक्टिव होके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम एनहेंस कराता है। लेकिन जब ये स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो इस पे एक्ट करती है, इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन था, दैट मीन्स सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होना था वो रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, और इनडायरेक्टली आपके पोटेशियम का भी जो यहाँ पे इस ल्यूमन के अंदर एंट्री हो रही थी वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं जा पाया, इस ल्यूमन के अंदर ही रुक गया, वाटर भी यहीं पे रिटेन रह गया, जिसकी वजह से आराम से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे हमारी ड्रग्स के, जो डायरेटिक्स किस तरीके से काम करती हैं। इनमें से एक स्पेसिफिक एक ड्रग है जिसका बहुत ही वीक एक्शन होता है, सबसे वीकेस्ट जिसको माना जाता है, दैट इज़ योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये जो पार्ट है, देखिए कार्बोनिक
एनहाइड्रेज ये एक एंजाइम था जो क्या कर रहा था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा था। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें क्या है, Na है, तो इनडायरेक्टली Na पॉजिटिव भी रीएब्जॉर्ब हो रहे थे आपके ब्लड के अंदर। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे, ये ड्रग्स जो हैं ये हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर देंगे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ब्लॉक हो गया तो उसने क्या किया, जो आगे का जो फर्दर प्रोसेस होनी थी सोडियम बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन की, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सोडियम का इन्फ्लक्स, जो सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और जो वाटर रिटेन रहेगा ल्यूमन के अंदर, क्योंकि ल्यूमन के अंदर जो वाटर है वो हमेशा फॉलो करता है आपके सोडियम को, जहाँ सोडियम वहाँ वाटर। तो इसी तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे कुछ आपके डायूरेटिक्स के। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ और अपडेट्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।